हेलो फ्रेंड्स, वापस करंट जीके की ओर लौटते हैं। एक पुस्तक है जिसका टाइटल है रेडियो कश्मीर इन टाइम ऑफ पीस एंड वॉर। इस पुस्तक के लेखक कौन व्यक्तित्व हैं? तो देखिए, जो आपकी आकाशवाणी है उस आकाशवाणी की प्रशासनिक जो विंग है उसके प्रमुख रहे हुए हैं राजेश भट्ट। ये डॉक्टर राजेश भट्ट के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अब इसको लिखने के पीछे इनका क्या उद्देश्य रहा होगा कि इन्होंने ये पुस्तक लिखी और ये चर्चा का विषय है। अपन जानते हैं कि कश्मीर की जो परिस्थितियां हैं 1947 से भारत आज़ादी के बाद से लगातार काफ़ी विवादित क्षेत्रों में से एक रहा है जम्मू एंड कश्मीर। तो इस क्षेत्र में रेडियो की क्या महत्वता है या रेडियो जो एक साधन है उसका की क्या प्रासंगिकता रही हुई है। तो देखिए, रेडियो कश्मीर इन टाइम ऑफ पीस एंड वॉर इस पुस्तक के अंदर 1947 से लेकर वर्तमान तक इस क्षेत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक आदि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु रेडियो की भूमिका क्या रही, इससे संबंधित जो भी घटक हैं या जो भी तथ्य हैं, इन तथ्यों को इसके अंदर पेश किया गया है कि रेडियो की जो भूमिका है इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए या इस क्षेत्र में जो लगातार एक तनाव बना रहता है उस तनाव को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। तो रेडियो कश्मीर के द्वारा उस हर समय में जब वहां पे शांति थी या जब वहां पे युद्ध का माहौल बना रहा, उस समय रेडियो कश्मीर के द्वारा क्या योगदान दिया गया। अब बात करते हैं कि रेडियो कश्मीर एक पर्टिकुलर रेडियो वाले सेगमेंट में चर्चा करते हैं। रेडियो की अगर बात की जाए तो रेडियो जो है, टेलीविजन जो है या अन्य जो आज इलेक्ट्रॉनिक संसाधन हैं जिनके माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, भारत में रेडियो का जो प्रारंभ है सबसे पहले कोलकाता और मुंबई क्षेत्र में 1927 के अंदर प्रारंभ किया गया था। इसका जो संचालन है वो आकाशवाणी के द्वारा किया जाता है। आकाशवाणी का जो स्लोगन है बहुजन हितार्थ तथा बहुजन सुखार्थ, ये इसका स्लोगन वाक्य है। इसका जो मुख्यालय है आकाशवाणी का ये नई दिल्ली के अंदर है और आकाशवाणी का सबसे पॉपुलर, सबसे चर्चित जो सेगमेंट है वो माना जाता है प्रसार भारती को। भारत के अंदर अगर आप देखेंगे, आकाशवाणी आजादी के बाद में पुनः नए सर्कुलर से कब शुरू हुआ तो 1957 से पुनः ये सर्कुलेट किया गया है, जारी किया गया है, लागू किया गया है। वर्तमान में अगर अपन देखते हैं कि इस आकाशवाणी या ये जो रेडियो क्षेत्र है इसका प्रधान स्वामी कौन है, तो इसका प्रधान जो स्वामी है वो है प्रसार भारती। प्रसार भारती। एक बार वापस देखते हैं, रेडियो कश्मीर एक पुस्तक है, रेडियो कश्मीर इन टाइम ऑफ पीस एंड वॉर, ये इसका पूरा नाम है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो हैं डॉक्टर राजेश भट्ट हैं। राजेश भट्ट जो कि आकाशवाणी के आकाशवाणी जो संस्था है, इस आकाशवाणी संस्था के प्रशासनिक विंग के प्रमुख रहे हुए हैं। 1947 से भारतीय क्षेत्र में सबसे चर्चित, सबसे ज्यादा असंतुलित, सबसे ज्यादा तनावग्रस्त जो क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर, वहां पे रेडियो की भूमिका क्या रही, वहां के सांस्कृतिक, वहां के सामाजिक क्षेत्र के लिए। इसका अगर आप देखते हैं कि रेडियो ने किस प्रकार से तनाव को कम करने में या शांतिपूर्ण क्षेत्रों में या शांतिपूर्ण काल के अंदर उसने अपना क्या योगदान दिया, इस भूमिका का इसके द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है इस पुस्तक के माध्यम से। पहली चर्चा तो यह है। दूसरी बात करते हैं एक किसी दूसरे विषय पे। वो दूसरा विषय आपके सामने कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। देखिए, आयुर्वेद के खोजकर्ता जो हैं वो धन्वंतरी को माना जाता है और भारत में जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है ये धनतेरस को मनाया गया था। ये तीसरा समय है जब राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। इससे पहले अगर आप देखते हैं कि ये दिवस कब शुरू किया गया है तो आयुष मंत्रालय के द्वारा 2016 के अंदर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस प्रारंभ किया गया। अब इसमें किया क्या जाता है? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस में किया यह जाता है कि जो आयुर्वेदिक या जो वैद्य हैं आयुर्वेद से संबंधित, उनको प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाता है ताकि वो अपने क्षेत्र में और अधिक अच्छे कार्य किए।
अपन जानते हैं कि भारत जो है अपने आयुर्वेद के लिए, अपने योगा के लिए, अपनी प्राचीन संस्कृति में इसका जो महत्वपूर्ण योगदान है उसके लिए जाना जाता है। धन्वंतरी महोदय जो कि आयुर्वेद के महान ज्ञाता खोजकर्ता हैं, कई ऐसे असाध्य रोग हैं जिनका निवारण आयुर्वेद के माध्यम से संभव है। इसलिए आप देखेंगे कि एक आयुष मंत्रालय स्थापित किया गया था, आयुष विभाग आज वर्तमान में भी कार्यरत है। इसमें मुख्यतः भारतीय क्षेत्र में, भारतीय मूल क्षेत्र के अंदर विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में चिकित्सा से संबंधित जितनी भी प्रकार की जो प्रणालियां हैं जो खोजी गई थी उनको सम्मिलित करके हम लोगों ने एक मंत्रालय बनाया, जिसमें युवा वर्ग को, जो नए युवा वैद्य हैं जिनके द्वारा अपने निश्चित समय काल के अंदर कुछ विशेष अचीवमेंट या कुछ उपलब्धियां हासिल की गई हैं, उन लोगों को पुरस्कृत करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2018 के लिए जो है यह पुरस्कार 3 लोगों को प्रदान किया गया। ये 3 कौन कौन से हैं, इन 3 लोगों का मैं नाम आपको बताता हूं, जिनमें आयुर्वेद पुरस्कार इन्हें भारतीय आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया गया है। एक हैं वैद्य माधव सिंह, वैद्य शिव सिंह तथा वैद्य नंबूदरी। ये 3 वैद्य हैं जिन्हें यह पुरस्कार 2018 के लिए प्रदान किया गया है। सबसे पहले 2016 में शुरू हुआ था, आयुष मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। आयुर्वेद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद जो पुरस्कार है वो इन्हें प्रदान किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जिसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, पुरस्कार से संबंधित ही है। भारत का देखा जाए तो धनराशि के आधार पे सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब धनराशि के आधार पे सबसे बड़ा पुरस्कार जैसे ही आपके सामने नाम आता है तो आप देखिए टैगोर समरसता पुरस्कार है। इसकी राशि पूछी जाती है तो ये लगभग 1 करोड़ रुपए इसमें प्रदान किए जाते हैं। भारत सरकार के द्वारा 2011 के अंदर इसे स्थापित किया गया था। 2012 के लिए यह पहली बार दिया गया था पंडित रविशंकर महोदय को, जो सितार वादक हैं। 2013 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार जुबिन मेहता को प्रदान किया गया। अभी हाल ही में 14, 15 और 16, 2014, 2015, 2016 के लिए यह पुरस्कार 3 लोगों को घोषित किया गया है। उससे पहले अपन देखते हैं कि टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके 150वीं जयंती पर भारत सरकार के द्वारा टैगोर समरसता राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किया गया। इस पुरस्कार की पृष्ठभूमि क्या है, किन लोगों को दिया जाएगा? यह पुरस्कार उन लोगों को बिना किसी जातिगत, धर्म, भाषा, इस संकीर्णता से दूर रहते हुए जो व्यक्ति समाज सेवा में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में या अन्य ऐसे क्षेत्रों से संबंधित है जिससे समाज के अंदर कोई लाभदायक, समाज में कोई प्रतिष्ठित अगर सुविधा या एक अचीवमेंट, एक उपलब्धि प्राप्त होती है तो उन लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, एक प्रतिमा प्रदान की जाएगी, 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। रविंद्रनाथ टैगोर, अगर आप जानते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने जनगण मन अधिनायक लिखा, बांग्लादेश जो वर्तमान में बांग्लादेश राष्ट्र है उसका अमार सोनार बांगाल जो राष्ट्रगीत है वो लिखा। इनके द्वारा एशियाई क्षेत्र में पहले व्यक्तित्व हैं जिन्हें 1913 के अंदर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था गीतांजलि के लिए, और इसी गीतांजलि के अंदर भारतीय क्षेत्र का जो राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक वो इसके अंदर उल्लेखित है। 1911 में जनगण मन का कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गायन किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन के संस्थापक हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की अन्य अगर चर्चा की जाए तो इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर, जिनका भी समाज सुधार से संबंध रहा हुआ है। देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि आदि ब्रह्म समाज, देखा जाए तो आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की उसका एक भाग है आदि ब्रह्म समाज, उस संस्था के प्रमुख माने जाते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। इनके जो दादाजी हैं द्वारिकानाथ टैगोर वो भी एक समाज सुधारक रहे हुए हैं। तो पूरी पीढ़ी अगर आप देखें तो लगातार 3 पीढ़ियों का आप देखिए योगदान भारतीय समाज सुधार के अंदर एक अतुल्य योगदान रहा हुआ है। इसलिए इन व्यक्तित्व के लिए ऐसा कोई पुरस्कार जो सबसे ज्यादा बड़ी धनराशि का हो ये बनता भी है। तो भारत सरकार ने पहल करते हुए 2011 में से स्थापित किया।
12 के अंदर पंडित रविशंकर को दिया गया, 13 के लिए ये पुरस्कार है जुबिन मेहता को दिया गया, 2014 का जो पुरस्कार है, 2015 का जो पुरस्कार है तथा 2016 का जो पुरस्कार है किन व्यक्तियों को दिया गया है। ध्यान रखना इनमें 2 व्यक्तित्व हैं, एक है संस्था। वो संस्था कौन सी है, संस्था का नाम ध्यान रखना। 2015 का जो पुरस्कार है वो संस्था के लिए है छाया नट। ये छाया नट जो संस्था है ये बांग्लादेश की सांस्कृतिक संस्था है जिसे ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2014 का जो पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है, ये दिया गया है सिंहजीत को। सिंहजीत नामक व्यक्तित्व जो कि मणिपुर नृत्य के प्रमुख हैं, मणिपुर नृत्य में सिद्धस्त हैं, इन्हें दिया गया है मणिपुर नृत्य के लिए सिंहजीत सिंह को। छाया नट बांग्लादेश की एक सांस्कृतिक संस्था है उसके लिए प्रदान किया गया है। 2016 का जो पुरस्कार है वो एक मूर्तिकार हैं रवि सुथार, ये उन्हें प्रदान किया गया है। तो आप लोग देखिए हमने 3 विषयों पर चर्चा की। इन 3 विषयों में टैगोर पुरस्कार किन किन लोगों को प्रदान किया गया है, 14, 15, 16 का, कब इसको स्थापित किया गया, पूर्व में किन लोगों को दिया गया, किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, ये सभी चीजें आपके सामने हैं। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके जो भी समस्याएं हैं आप उन्हें चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के आप हमें समझा सकते हैं। करंट टॉपिक जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, अब उनमें से कुछ चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। हम लोग इसके पास से इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि अगर एक फिल्म बन जाती है आपके सामने तो आप उसे कंटिन्यूटी में याद रख सकते हैं। तो आप एक सीक्वेंस के तौर पे इसे याद रखें। भूलते समय भूलना मानव का स्वभाव है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसे 1 बार 2 बार 3 बार रीड करते हैं तो बार बार आप इसे रीड कीजिए। आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं आप उसे बार बार रीड कीजिए। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप उसे अपने आप हैंडल कर लेंगे। अगर वो आपका पढ़ा हुआ है, एक बार भी आपकी नज़रों के सामने से अच्छे से आपने उसे पढ़ के निकाला है तो 100% वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और हमारी तरफ से और ज़्यादा कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको इसके ऊपर अवेलेबल करवाएं। छोटा वीडियो बनाने का पीछे उद्देश्य यही है कि आप लोग बड़े वीडियो के अंदर बोर हो जाते हैं। बड़ा वीडियो नहीं बनाया जा रहा, छोटे छोटे वीडियो छोटे छोटे टॉपिक में डाले जा रहे हैं ताकि आप उसको 3 टॉपिक डाले हैं तो 3 टॉपिक आप उन्हें अगर देखते हैं तो वो 3 टॉपिक आप पूरे ढंग से याद हो जाएं। 3 टॉपिक करके भी अगर आप करेंगे तो लगभग हम आपको, हमारा टारगेट यही है कि हम आपको करंट जीके के अंदर लगभग 450 से 500 कोशिश करेंगे कि 1000 तक कंटेंट हम आपको उपलब्ध करवाएं आपके एग्जाम से पहले। धन्यवाद।